हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे हैं पॉवर्टी। यहाँ इस वाली क्लास में हम कुछ फिगर एनालिसिस करेंगे। ये जो फिगर्स हैं मैंने सारी जो हैं बोर्ड पर लिखी हुई हैं। ये फिगर्स हैं आपके पास 2011 की। एनालिसिस करेंगे क्योंकि आपके पास एक टॉपिक का एनालिसिस का टेबल भी आ सकता है और ये फिगर आपको याद भी करनी पड़ेगी क्योंकि आपसे एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन है उसके लिए आपको कई बार डेटास देने भी होते। हमने कहा है कि हम ले रहे हैं पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी लाइन में हम SCR मेजरमेंट ले रहे हैं, हेड काउंट रेशियो, परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन। सबसे पहले हम रूरल और अर्बन ले रहे हैं। अब रूरल और अर्बन में देखिए ईयर 1973-74 में टोटल रूरल पॉपुलेशन का 56.4 जो परसेंट हिस्से थे वो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते थे। मतलब आप देखो मोर देन हाफ जो पर्सन्स हैं रूरल एरियाज में वो पॉवर्टी लाइन से नीचे। रीजन क्या था? उस टाइम कोई एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज नहीं थी, कुछ नहीं था। और यही हालत हमारे पास अर्बन एरियाज में भी थी। अर्बन एरियाज में भी देखिए 49% जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 49% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन। और अगर एवरेज लगाएं दोनों का, रूरल अर्बन का, तो हमारी इकोनॉमी के मोर देन हाफ पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है। और पॉवर्टी लाइन का मेजरमेंट अभी हम करके चले हैं कि वो पर्सन जिनके पास अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए पैसा नहीं है और इतनी बुरी सिचुएशन की डेली का कंजम्पशन इतना कम है। लेकिन जब हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, खासकर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद सिचुएशन में चेंज आया, तो उससे ओवरऑल रेशियो हमारा घटा है। ओवरऑल रेशियो देखिए 2011-12 रूरल एरियाज में हमारी जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या है वो 25.7% तक पहुंचा। आप देखिए ये जो हाफ से भी कम हुआ है, 56 अगर हम हाफ देखें तो उससे भी पॉपुलेशन हमारी कम है। लेकिन जो ज्यादा चेंज आया है वो अर्बन एरियाज में आया है। अर्बन एरियाज में जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या है वो 49% से घटकर 30.7% हो। ये पॉइंट आप वहां भी यूज कर सकते हो। जब आप पूरी इंडियन इकोनॉमी कर लोगे तो आप ये पॉइंट्स वहां यूज कर सकते हो जो आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हमने लास्ट क्लास में डिमेरिट्स की थी कि इसका जो फायदा है वो अर्बन एरियाज में ज्यादा पहुंचा। तो ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन था, इससे शहर में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार जो है बहुत जनरेट हुआ है। उसकी वजह से जो अर्बन एरियाज है उसमें पॉवर्टी का रेशियो बहुत कम हुआ है। लेकिन जो रूरल एरियाज में भी घटा है, लेकिन अभी देखिए रूरल एरिया में पॉवर्टी का रेशियो ज्यादा है। 1/4 पॉपुलेशन जो रूरल एरिया में 25.7, 1/4 पॉपुलेशन अब भी रूरल एरियाज में आपके पास बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। और पॉवर्टी लाइन का मेजरमेंट आपने देखा था कि शहरों में जो 33.3 रुपीज भी जो अर्न नहीं कर पा रहा है, 28 रुपीज गाँव में नहीं अर्न कर पा रहा है, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो आप देखिए जो हमारे गांव की पॉपुलेशन है 1/4 पॉपुलेशन अब भी हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन, जबकि अर्बन एरिया में 13.7 है। और 13.7 के बाद कंबाइंड जो है 21.9% जो लोग हैं वो हमारे पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। ये जो मेजरमेंट मैंने दिया है ये SCR दिया, हेड काउंट रेशियो, टोटल पॉपुलेशन का रेशियो। अभी जो रेशियो है नंबर ऑफ पर्सन तो इंक्रीज होंगे क्योंकि आप देखिए 1971 में पॉपुलेशन, 1971, 73 में पॉपुलेशन कम थी तो उसका 54% निकाल रहे थे, तो नंबर ऑफ पर्सन तो बढ़े हैं हमारे, लेकिन टोटल पॉपुलेशन का रेशियो जो है वो हमारा डिक्रीज हुआ। तो ये मेजरमेंट हम SCR के हिसाब से करें। तो अभी जो गांव और शहरों में डिफरेंस है इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज हैं। आज आप देखिए दिल्ली में अगर कोई पर्सन रह रहा है तो अगर वो ई-रिक्शा चला रहा है या अगर मान लीजिएगा किसी सब्जी मंडी में ही वो सब्जी मंडी में सामान इधर से उधर उठाने का काम कर रहा है तो 33 रुपीज पर डे के हिसाब से तो वो वैसे कमा लेता है उससे ज़्यादा। तो आप इधर सदर, खाड़ेबाड़ी कहीं चले जाओ, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो सामान एक जगह से दूसरी जगह उठा के पार्सल कर रहे हैं, तो उनका डेली का कितना पैसा मिल रहा है। तो
जो आपके अर्बन एरियाज है वहाँ छोटा मोटा काम मिल जाता है, 100 रुपये डेली के भी कमाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उस वजह से वहाँ काम करना बहुत मुश्किल है। ये इतना रेशो भी जो कम आया है, ये प्लानिंग है मनरेगा योजना, 7 दिन हम सुनते हैं, इस चैप्टर में हम डिटेल में करेंगे। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम, उसके अंतर्गत गांव के लोगों को मिनिमम 200 डेज एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, उससे ये रेशो यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन अब भी रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज बहुत कम है, डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं है, तो इसलिए वहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और जहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा वहाँ पॉवर्टी तो होगी होगी। अब ये जो दूसरी टेबल है, ये इंडिया के आपके स्टेट का डिफरेंशिएशन आपको दिखाएगी। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो नेशनल एवरेज हमारा 21.9% आया हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा डाउन चले गए हैं, मतलब उनकी सिचुएशन पॉवर्टी लाइन के हिसाब से बहुत बेस्ट है। और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन के हिसाब से बहुत वर्स्ट सिचुएशन में, इस नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा सिचुएशंस है। और वो हमने जो फीचर्स को कवर किया था, उसी में आप इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को भी साथ साथ देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ ये 3 स्टेट लिए हैं जिन स्टेट्स में आपके पास जो है सिचुएशन बहुत सही है। केरला, केरला में टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 7.1% लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। इसको आप लिटरेसी रेट से भी जोड़ के दे सकते हो। केरला का लिटरेसी रेट जो है 100%, वहाँ काम मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं काम मिल जाता है। तो जब काम मिल जाएगा तो पॉवर्टी लाइन अपने आप ही आपकी खत्म हो जाएगी। तो केरला में आप नेशनल एवरेज देखिए 21.9% है, लेकिन अगर आप जब देखेंगे केरला में सिर्फ 7.1% है, तो आप देखिए नेशनल एवरेज का 30% है, कितने कम लोग हैं। तो केरला जो है पॉवर्टी के हिसाब से सबसे बेस्ट सिचुएशन में है। उसके बाद आप पंजाब, पंजाब में 8.3%, क्योंकि पंजाब में भी एग्रीकल्चर बहुत डेवलप है, मैकेनिकल एग्रीकल्चर है, किसान की सिचुएशन भी वहाँ ठीक है, इंडस्ट्रीज भी डेवलप है, माइग्रेशन भी बहुत हुआ है, बाहर देशों में बहुत सारे लोग गए हैं वहाँ से। तो यहाँ पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या ओनली 8.3%। उसके बाद हम ले रहे हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आप देखिए यहाँ भी 9.2%। ये 3 स्टेट ऐसे हैं जिनका रेशो लेस देन 10%। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं, यहाँ जो हम ले रहे हैं कुछ स्टेट्स को आप देखिए, जो 4 स्टेट्स हैं ये हमारा नेशनल एवरेज से कितना ज़्यादा ऊपर चल रहा है। सबसे ज़्यादा गरीब लोग जो हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में नेशनल एवरेज से ज़्यादा वो हैं बिहार में। बिहार में टोटल पॉपुलेशन का 33.8% लोग लो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, और इसलिए आप देखिए बिहार से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन। और इस टाइम तो आपने सबने देखा होगा, लॉकडाउन में देखिए कितनी स्टेट्स में बिहार से लोग गए हुए थे। अभी इतनी स्टेट्स में बिहार से जो इतने सारे लेबर का माइग्रेशन है वो क्यों है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज नहीं। अगर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज है तो कौन बाहर जाना चाहेगा अपने घर को छोड़कर? इतने सारे लाखों लेबर जो हैं वो बिहार से बाहर गए हुए थे काम करने। अब जो वहाँ हैं, ये माइग्रेट लेबर की बात नहीं कर रहे, जो हम कह रहे हैं जो वहाँ हैं, उस पॉपुलेशन का 33.8% जो है वो वहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज है नहीं, डेवलपमेंट है नहीं, एग्रीकल्चर की हालत भी ऐसी है, तो लोग जो हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे। उड़ीसा, उड़ीसा भी जो है बिल्कुल अंडर डेवलप्ड स्टेट है, यहाँ भी 32.6 जो पर्सन हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। एमपी, मध्य प्रदेश 31.7% लोग, और यूपी उत्तर प्रदेश 29.3%। अभी आपने इसमें लॉकडाउन में बिहार और यूपी का देखा होगा, लाखों माइग्रेंट लेबर थे यहाँ से। रीज़न क्या है? एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ नहीं है, तो लोग फिर क्या है, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, इन स्टेट में जाते हैं काम ढूंढने के लिए, और जो हैं उनके पास काम नहीं है तो वो बिलो पॉवर्टी। तो ये 4 स्टेट हैं, चारों स्टेट में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया में
केरल में सबसे कम लोग रहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, और केरला में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूरे इंडिया में से सबसे कम केरला में है। तो इसको आप देख सकते हो। और जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बिहार में है, और बिहार में सबसे ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन है। डायरेक्ट लिंक है इसमें। गरीब लोग अब भी बड़े परिवारों को पसंद करते हैं क्योंकि उनके बच्चे उनके लिए एसेट्स हैं। 12-14 साल का बच्चा हुआ, लड़के हैं तो मेड में या कहीं ऐसे काम में लगा दिया, लड़के हुए तो कहीं भी छोटे छोटे कामों में लगा दिया, ट्रक वाले का हेल्पर पे, ढाबे में जॉब करवा दिया, किसी फैक्ट्री में छोड़ दिया, तो उनके लिए वो अर्निंग मेंबर्स हैं। तो अब देखिए बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का रेशियो सबसे ज़्यादा है, तो इसी वजह से वहाँ देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी सबसे ज़्यादा है। तो ये आपके पास जो है एनालिसिस का टेबल भी आ सकता है, ये टेबल आपको दे दें और रीज़न पूछ लिया जाए कि जो यहाँ जो स्टेट्स हैं इनमें इतनी ज़्यादा रेशियो क्यों है, तो आपके लिए वही एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ नहीं है, ग्रोथ नहीं है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हैं। तो ये फिगर्स आप जो हैं नोट कर लेंगे और अच्छे से याद करेंगे। अब हम कहेंगे कि इंडिया की जो एवरेज है वो अब भी 21.9% है। इतनी सारी प्लानिंग हमारी चल रही है, इतनी प्लानिंग होने के बावजूद भी इंडिया में ऐसा क्या है, क्यों इतनी पॉवर्टी हमारी लगातार बढ़ रही है। तो हम जो करेंगे, अब हम करेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। जनरल सा क्वेश्चन है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, जैसे फिगर्स वाले क्वेश्चंस हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, लेकिन जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जैसे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ये हैं आपके पास जनरल से हैं, पॉइंट से अगर पढ़ लेंगे तो डिटेल आप आराम से इसका अपने आप कर सकते हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जनरल इंडियन इकोनॉमी में, और जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक हैं। तो इसमें जैसे आपका फिगर वाला जो है वो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, वो उसको वैसे ही याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कॉजेज ऑफ पॉवर्टी अगर आप देखेंगे तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी आपका ऐसा है कि एक जनरल सा है, कॉजेज आप जो इसमें ले रहे हैं इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, रीजंस ऑफ पॉवर्टी। इंडिया में जो पॉवर्टी रेशियो है वो हमारा लगातार क्यों इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये टॉपिक हम करेंगे। अब सबसे पहले जो इंडिया है, इंडिया में इतनी डेवलपमेंट होने के बाद भी इंडिया में लगातार जो है गवर्नमेंट इतनी प्लानिंग बना रही है, इतनी प्लानिंग लाने के बाद भी क्यों पॉवर्टी इंक्रीज हुई है। तो इंडिया की सारी प्रॉब्लम्स में एक तो आप कॉज सब में डाल सकते हैं, आगे देखना करंट चैलेंजेस सब में हम कॉजेज करेंगे। तो कॉजेज में एक जनरल पॉइंट आपका सब में डल जाएगा कि जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, लगातार जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजर जो हमारे पास है, इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, फास्ट रेट है। 1951 में इंडिया की जो पॉपुलेशन 36 करोड़ थी, ओनली 36 करोड़, वो 2011 तक 121 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 36 करोड़ से हमारे पास जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो पॉपुलेशन इंक्रीज होके हमारे पास जो आ गई है वो आ गई है हमारे पास 121 करोड़, और आगे 2017 तक ये 133 करोड़ हो चुकी है। तो ये पॉपुलेशन जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, टोटल नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं वो भी तो बढ़ेंगे। 18 से लेकर जो 50 साल तक की वर्किंग पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज होगी, जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। और बहुत सारे इस पॉपुलेशन का जो हिस्सा है वो लगा हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसकी वजह से यहाँ लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने से हर एक सेक्टर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ क्रिएट हो नहीं रही, और उसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है, और लोगों के लिए अपनी जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये जो हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन का बढ़ना हमारे लिए एक ट्रस्ट है, अभिशाप है। ये हम इसको अपनी
बेनिफिट के लिए कर सकते हैं यूज। ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारे पास मैन पावर इतनी है, हमारे पास लेबर की कमी है नहीं है। लेकिन हमारे पास दूसरा रीजन क्या है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर मान लीजिएगा जितनी हमारी इकोनॉमी में पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर हम उसी हिसाब से इकोनॉमी में डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी इंक्रीज करते रहें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाए, तो सारी पॉपुलेशन को हम एब्जॉर्ब कर लें। लेकिन हो नहीं रहा है। जो सेक्टर पॉपुलेशन एब्जॉर्ब कर सकता है वो बैकवर्ड है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें पॉपुलेशन एब्जॉर्ब हो सकती है, लेकिन वहाँ बहुत बैकवर्डनेस है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो डेवलपमेंट आ रही है वो हमने किया था, अभी लास्ट क्लास में भी किया था कि जॉबलेस ग्रोथ है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हमारे पास आ रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज क्रिएट हो नहीं रही, मशीनों से काम हो रहा है, तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल ऐसा है कि जो हमारा बहुत ज़्यादा मैन फोर्स को खपा नहीं पा रहा है, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो हमारे पास ऑब्वियसली पॉवर्टी भी बढ़ेगी। अगला हम रीजन देखें कि हमारे जो अभी 49% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। देश की जो आधी पॉपुलेशन है, हाफ पॉपुलेशन है, वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। लेकिन ये एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होने के बाद भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं कर पाए। इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत पुअर स्टेट में, और एग्रीकल्चर सेक्टर के पुअर स्टेट के रीजंस हम पहले बहुत कर चुके हैं, तो आप सारे रीजंस यहाँ एक दो लाइनों में उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, जिस साल मॉनसून अच्छा हो गया उस साल एग्रीकल्चर की हालत सुधर गई। जो हमने क्रॉनिक और ट्रांजिट पुअर कहा था वो यही सिचुएशन था कि जो एग्रीकल्चर लेबर हैं वो ट्रांजिट पुअर हैं, जिस साल मॉनसून अच्छा हो गया उस साल फसल अच्छी हो गई, वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले गए, और जिस साल मॉनसून अच्छा नहीं हुआ उस साल खेती बर्बाद, और खेती बर्बाद होगी तो आपके लिए सब कुछ बर्बाद है। तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इतने सारे लोगों को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट अब भी बहुत पुअर है। उसके बाद लो लिटरेसी रेट, इतनी एजुकेशन फैसिलिटीज देने के बाद भी हमारा लिटरेसी रेट 67-69% तक पहुंचा है। देश के अब भी करीब 30% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब जब लिटरेसी रेट इतना लो है तो आप उनसे स्किल की क्या उम्मीद कर सकते हैं। खासकर हमारे जो शेड्यूल कास्ट जो है या जो ट्राइब्स हैं, कबीले हैं जो बिल्कुल बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, वो इस तरह की कोई भी जो एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ हैं उनमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते, क्योंकि लिटरेसी रेट वहाँ गाँव में कोई स्कूल ही नहीं है, लिटरेसी रेट है ही नहीं वहाँ। अभी जो बहुत सारे जंगली खासकर उड़ीसा वगैरह तरफ है, बहुत सारे आपके कबीले इलाके हैं, ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उसकी वजह से जो है उनके पास कोई स्किल नहीं है, और जो हमारा जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या है ऐसी स्टेट में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद पॉवर्टी का एक सबसे बड़ा रीज़न, जो मेन रीज़न है, वो है हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दोनों आपस में रिलेटेड हैं। जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होगा वहाँ पॉवर्टी होगी। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के बाद आप आराम से इतना तो कमा पाएंगे कि आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले जाए। लेकिन हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट हर एक एरिया में बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलेशन को अब्सॉर्ब नहीं कर रहा। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वहाँ हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए वो एम्प्लॉयमेंट जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। इंडिया में कैपिटल की कमी है, कैपिटल की कमी की वजह से हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर पा रहे जो हम लोगों को काम दे सकें।
तो जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो पॉवर्टी हमारी इंक्रीज होती जा रही है। उसके बाद इंडिया में जो हमारे पास पॉवर्टी का एक सेल्फ जनरेट रीज़न है वो है हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस। इंडेप्टनेस का मतलब ग्रामीण खासकर रूरल एरियाज में लोगों के पास जो है वो लोन अगर वो एक बार ले लेते हैं, वो लोन लेते हैं मनी लेंडर्स वगैरह से। जो मनी लेंडर्स हैं उनसे हम लोन लेते हैं। अब वो जो मनी लेंडर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूल करते हैं। ब्याज देने में उनकी सारी कमाई निकल जाती है, तो जो गरीब हैं और ज़्यादा गरीब होते चले जाते हैं। तो वो एक बार अगर लोन ले लें तो वो विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बन जाते हैं। बस उनको एक्सप्लॉयट करते रहेंगे, जिंदगी निकल जाती है उनकी, लेकिन वो डेब्ट में फंसे रहते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट देते देते प्रिंसिपल नहीं दे पाते, प्रिंसिपल नहीं दे पाएंगे और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, और वो एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं, एक सर्कल में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल। गांव में अगर आप पॉवर्टी का एक रीज़न देखो तो गांव में अभी करीब 60% फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है और 20-20 साल होने के बाद भी वो लोन को चुकता नहीं करता। सारी कमाई उनको सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में देनी पड़ती है, और इससे भी क्या है लगातार पॉवर्टी जो है वहाँ इंक्रीज हुई है। अगला रीज़न देखें, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम और वेल्थ में मैंने लास्ट क्लास में एक फिगर आपको यूज़ करवाया था, मैंने कहा था कभी भी कर सकते हैं कि इंडिया के जो टॉप 1% लोग हैं उनके पास हमारी इनकम का कितना बड़ा हिस्सा है, और जो लोग 50% लोग हैं उनके पास हमारे पास 2.1% हिस्सा है। ये हमने लास्ट क्लास में भी फिगर याद किया था। तो आप देख सकते हो कि जो इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है, जो ग्रोथ हो रहा है, उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ अमीरों को मिल रहा है, गरीबों को नहीं। इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही है, गरीबों तो उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उसका फ़ायदा नहीं होने की वजह से गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपका इन्फ्लेशन। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पहले आपको लिविंग के लिए इतनी ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज आपको बेसिक नीड्स जो हैं, बेसिक नीड्स अगर हम लें तो बेसिक नीड्स को भी पूरा करने के लिए हमारे पास ज़्यादा पैसा चाहिए। ज़्यादा पैसा चाहिए तो जिन लोगों की कमाई नहीं बढ़ी है वो लोग जो हैं वो लगातार जो हैं वो हमारे पास इंक्रीज जो है होते जा रहे हैं, क्योंकि आज बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए पैसा चाहिए। गेहूँ, अनाज, ये सब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, और ये चीज़ें महंगी होंगी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो जो लोग पहले पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं थे, महंगाई बढ़ने से वो लोग भी पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो ये हमारे पास कुछ रीजंस हैं। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करो। यहाँ आपको इंडियन इकोनॉमी में नंबर गेन करने के लिए सबसे जो बेसिक ध्यान रखना है, पॉइंट्स आप जितने ज़्यादा मैक्सिमम कवर कर सकते हो उतने पॉइंट्स करो। अगर आपके बिल्कुल ही हाथ हो ऐसे बांधने गिव 2 रीजंस ऑफ पॉवर्टी या गिव 4 रीजंस ऑफ पॉवर्टी, तो वहाँ तो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, वहाँ तो आपको 2-4 जितने पूछे गए हैं वही देने। लेकिन अगर सिंपल है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी तो वो पॉइंट्स मैक्सिमम आप कवर, जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप कवर करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, उतने आपके जो है अच्छे इंप्रेशन रहेगा, क्वेश्चन की वेटेज आपकी बढ़ेगी। और ये इस साल के रिजल्ट से फिर इंडियन इकोनॉमी का भी जो रिजल्ट है वो भी फर्स्ट ही आया था। तो जिस आपके बाद मेरे 2 बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 मिले, तो इंडियन इकोनॉमी में भी उनको 40 में से 40 मिले। तो उनके जब टेस्ट पेपर होते थे तो टेस्ट पेपर में वो उसी चीज़ पे फोकस रखते थे कि एक्सप्लेनेशन चाहे थोड़ी कम हो गए लेकिन पॉइंट्स मैक्सिमम कवर करते। मान लो 4 मार्क्स का है तो वो बस क्या है 2 लाइन में एक्सप्लेनेशन दे दी, लेकिन पॉइंट्स मैक्सिमम कवर किए। तो यहाँ हमारे पास ये हो गया कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अब ऐसा नहीं है कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी हमने कर दिया तो अब इंडियन गवर्नमेंट इनको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं कर रही। इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है कि हमारी जो पॉवर्टी है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। तो अब हम करेंगे डिफरेंट अप्रोच टू टैकल द पॉवर्टी। रीजंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट जो है पॉवर्टी को टैकल करने के लिए क्या कर रही है, तो अब हम करेंगे
टैकल ऑफ पॉवर्टी, टैकल ऑफ पॉवर्टी का मतलब कि हम यहाँ क्या क्या जो सोर्सेज हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। टैकल ऑफ पॉवर्टी में अगर आप देखें 3 अप्रोच ली जा रही है, इसको 3 डायमेंशन अप्रोच बोलते हैं। क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि 3 डायमेंशन अप्रोच कैसे यूज की जा रही है। 3 डायमेंशन अप्रोच क्या है कि 3 तरीके से पॉवर्टी को हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट अप्रोच है इकोनॉमिक ग्रोथ अप्रोच। इकोनॉमिक ग्रोथ अप्रोच ये हमारी जो स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी उसमें ये अप्रोच अपनाई गई थी। चलिए अगर आप इसको देखें 1950s 1960 50-60s में ये अप्रोच अपनाई गई। इस अप्रोच के पीछे मोटिव क्या था कि जो पॉवर्टी है उसका रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट अगर दूर हो जाएगा तो पॉवर्टी अपने आप दूर हो जाएगी। और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर होगा? जब हम इकोनॉमिक का ग्रोथ करेंगे। तो इस अप्रोच में इकोनॉमिक ग्रोथ अप्रोच जो हमारे 50-60s में अडॉप्ट की गई, इस अप्रोच में ये कहा गया कि इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाओ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर का डेवलप किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ खोली जाए और जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी तो अपने आप जो पॉवर्टी है वो कम हो जाएगी। तो इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी कहते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो इफेक्ट क्रिएट होता है वो है एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट का जो इफेक्ट क्रिएट होता है वो होता है इनकम जनरेशन, और इनकम जनरेशन मतलब रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। तो जो हमने अप्रोच अपनाई सबसे पहले थी इकोनॉमिक ग्रोथ। अब 1950-60s के बाद 20-25 साल जब हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो देश में हो रहा है लेकिन आपके पास कोई पॉवर्टी कम नहीं हो रही, तो 1970s में हमने सेकंड अप्रोच अपनाई जिसमें कहा गया पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। मतलब हमने सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर पॉवर्टी एलिवेशन का काम नहीं छोड़ा, गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग से डायरेक्ट असॉल्ट किया पॉवर्टी के ऊपर, और डायरेक्ट असॉल्ट के लिए स्पेशल गरीबी दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाए गए। और ये जो कार्यक्रम चलाए गए, जो भी प्रोग्राम्स थे, इन प्रोग्राम का फोकस जो था वो था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर। आगे हम अगला वाला जो क्वेश्चन करेंगे डिटेल में करेंगे कि जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम था, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम चलाए। इसमें एक था वेज प्रोग्राम और एक था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वेज प्रोग्राम मतलब गवर्नमेंट इंडस्ट्री स्टैब्लिश करे, लोगों को रोजगार दे, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कि लोग खुद का काम अपने आप शुरू करें, उसके लिए गवर्नमेंट हेल्प करे। तो ये अप्रोच कहलाई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। इसको हम सेकंड अप्रोच कहते हैं। इसमें पॉवर्टी के ऊपर जो डायरेक्ट असॉल्ट किया गया वो एम्प्लॉयमेंट स्कीम के द्वारा किया गया। जो थर्ड हमने किया, अब धीरे धीरे हमने देखा कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से फर्क तो पड़ा है, लेकिन जो लोग गरीब रह गए हैं उनके प्रति भी गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट की स्कीम के कारण जो लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले गए हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी गवर्नमेंट की प्लानिंग का उनके सामने उनके लिए कोई यूज़ नहीं हुआ है। उनकी जो लाइफ है वो बहुत मिजरेबल हो गई है। खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, मकान नहीं है, बेसिक एजुकेशन नहीं है उनके लिए, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने थर्ड जो डायमेंशन प्रोग्राम अपनाया वो था प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज टू द पुअर। तो ये जो प्रोग्राम है ये 1980s के पास किया गया कि जो लोग गरीब हैं, ठीक है, जिनको काम मिल गया वो अपने अपना इंतजाम खुद कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पुअर हैं तो उन फैमिलीज को गवर्नमेंट नहीं छोड़ सकती। उन फैमिलीज के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बेसिक नीड प्रोग्राम जो है थर्ड डायमेंशन प्रोग्राम चलाया। इसमें क्या किया है, जैसे गरीब जो हैं परिवार, उनके लिए एजुकेशन का अरेंजमेंट करना, उनके लिए सस्ते राशन का अरेंजमेंट करना, जैसे PTS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की राशन की दुकानों के माध्यम से उनको सस्ता अनाज, सस्ता चावल, सस्ता गेहूँ दिया गया।
मिड डे मील स्कीम है कि जो गरीब बच्चे हैं वो स्कूलों में आ रहे हैं तो गवर्नमेंट उनको दोपहर का खाना प्रोवाइड करे। या NSAP है, नेशनल जो सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है, इसमें जो बुजुर्ग हैं उनको हेल्प दी जा रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना है, जीरो बैलेंस के साथ खाते खुलवाए गए। ये सारे जो प्रोग्राम हैं, ये सारे प्रोग्राम हमारे बेसिक जो है नीड्स में किए। तो अगर टैकल ऑफ पॉवर्टी है तो इसको आप कैसे करेंगे? तो हम इसको पॉवर्टी को 3 तरीके से गवर्नमेंट ने इसको सुलझाने का प्रयास किया। फर्स्ट जो है वो 1560s में अपनाया गया, फिर सेकंड जो है वो 1780s में, और 1780s के बाद गवर्नमेंट ने जो अपनाया वो थर्ड जो, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन। तो फर्स्ट में आपके पास आ गया इकोनॉमिक ग्रोथ अप्रोच, सेकंड में आपके पास आ गया पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, और थर्ड में आपके पास आ गया प्रोवाइडिंग बेसिक नीड्स टू द पुअर। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि पॉवर्टी को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट वे हम नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में करेंगे कि जो तीनों अप्रोच हैं, तीनों अप्रोच में गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर कौन सी जो प्लानिंग है वो चलाई। अब ये प्लानिंग बहुत सारी हैं, बच्चों को ये वाला क्वेश्चन टफ भी बहुत लगता है, लेकिन आपको हर एक प्लानिंग जो है वो याद करनी पड़ेगी। किसी प्लानिंग के ऊपर 4 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो सारी प्लानिंग्स है वो आप अच्छे से करेंगे, क्योंकि इसमें आपके पास 4 मार्क्स का अवेलेबल क्वेश्चन आ सकता है।